इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक गैंगस्टर के लीडर को दिखाते हुए जो कि अपनी बॉडी पर टैटू बना रहा था। वो अपने पूरे गैंग मेंबर्स के साथ होता है जो कि बहुत ही गलत काम किया करते थे। अब उस लीडर की बॉडी पर जो बूढ़ा आदमी टैटू बना रहा होता है वो टैटू के बारे में कई सारी चीजें बता भी रहा था। उसके हिसाब से अगर इंसान अपने बॉडी पर जिस तरीके का भी टैटू बनाएगा वो उसकी पर्सनालिटी के बारे में शो करता था। और तो और ये चीजें पहले से डिसाइडेड रहती कि इंसान के बॉडी पर किस तरीके के टैटू बनेंगे। यही टैटूज डिसाइड करते थे कि आगे चलकर वो कौन सा काम करेंगे, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की होगी या फिर वो नीचे गिरते चले जाएंगे। अब वो बूढ़ा आदमी लीडर को ये भी कहता है कि अगर जिसके बॉडी में ये सारे टैटू अच्छी तरीके से नहीं बने तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं और उसके पास समय भी बहुत कम है। वो लीडर तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। वो तो अब उस बूढ़े आदमी को काफी डांटने लगा और उसे मारने की भी धमकी देता है। पर बूढ़ा आदमी उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई है। अब थोड़े समय में एक दूसरा गैंग मेंबर अपने लीडर को एक लेटर आकर देता है। उस लेटर को जब लीडर ने ओपन किया तो उसके अंदर से ब्लैक मिट्टी निकल रही थी। अब ये मिट्टी किसकी है और किसने ये भेजा उन्हें नहीं पता। उसे देखकर अचानक वो बूढ़ा आदमी एकदम से चौंक गया और कहने लगा होता है कि कई साल पहले मैंने इसी तरीके की मिट्टी किसी दूसरे आदमी को मिलते हुए देखी थी। बूढ़ा आदमी पता नहीं क्यों डरने लगा था और वो एक नाम लेने से काफी कतरा रहा होता है। उस ओल्ड मैन ने तो लीडर को साफ साफ कह दिया कि तुम सभी यहाँ से जल्द चले जाओ। लेकिन लीडर तो उस बूढ़े आदमी को एकदम पागल समझ रहा था, इसीलिए उसकी बात नहीं मानता। अचानक ही बूढ़े आदमी ने अपने बॉडी पर बने हुए एक टैटू को दिखाया जो कि एक अजीब तरीके के निंजा का था। निंजा नाम लेने से वो बहुत डर रहा होता है जिसे कि लीडर ने बड़ी आसानी से ले लिया और अब उस जगह पर शैडो के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। उस गैंग लीडर के मेंबर्स के ऊपर बहुत ही नुकीली तार से कोई हमला करता है और उसके एक दो आदमियों को मार देता है। उनकी बॉडी पूरी तरीके से कट गई थी और वहीं पर गिरकर मरने लगे थे। लीडर ने अपने साथियों को कहा कि तुम गन लेकर तैयार हो जाओ, हमें उस पर फायर करना है। लेकिन जो भी उस जगह पर मौजूद होता है वो अंधकार में से हमला कर रहा था, यानी डायरेक्टली उस तक पहुंचना एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है। वो अनजान सी चीज अंधकार में से लीडर के साथियों को इतनी बुरी तरीके से मार रही थी कि वो सोच भी नहीं सकते। पलक झपकते ही एक एक मेंबर गायब होकर मारा जा रहा था। कभी वो कुल्हाड़ी से वार करता तो कभी अपने नुकीले घूमने वाले वेपन्स की मदद से। एक एक करके अब लीडर के सारे साथी मारे जाते हैं। अंत में अब सिर्फ लीडर बच गया था जो कि बंदूक लेकर अंधेरे के ऊपर पॉइंट करता है और फायर करता जाता है। तभी हमें उस अंधकार में से एक नकाबपोश बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो एक्चुअल में एक निंजा था। लेकिन ये निंजा इंसानों की मदद करने के बजाय उन्हें मार देता है। उस गैंग लीडर को मारने के साथ साथ वो तो उस बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ता और उसका भी बॉडी अलग कर देता है। इतनी बुरी तरीके से कोई दुश्मन भी हमला ना करे। पर ये चीजें किस वजह से हुई ये किसी को नहीं आइडिया। ये सारा मर्डर केस चारों तरफ इतनी जल्दी फैला कि सभी लोग एकदम चौंक गए थे और इसके तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन होने लगी। हमें अब एक न्यूज चैनल में काम करने वाली मीका नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। मीका तो अपने बॉस के पास आकर इसी केस के बारे में बात करना चाहती थी और वो कुछ हफ्तों से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। मीका को इस केस से रिलेटेड सारी चीजें जाननी थी और इसके मर्डरर तक पहुंचना था जिसने ये सारी चीजों को अंजाम दिया है। लेकिन मीका के बॉस को डर लग रहा होता है क्योंकि अब तक जिन भी लोगों ने निंजा के बारे में पता करने की कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा। मीका अपने बॉस को हर तरीके से कन्विंस करने का ट्राई करती है पर वो मान ही नहीं रहा था। उसने तो निंजा का डर अपने मन में बिठा लिया था जो इतना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मीका उन रिपोर्टर्स में से नहीं थी जो इन अफवाहों पर विश्वास करे। वो तो अपने बॉस के बिना भी इस केस पर काम करने के लिए रेडी हो जाती है। मीका का बॉस उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो बिना डरे अपने काम को अंजाम दे रही थी। वो उसे पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया जो कि एक ट्रेनिंग स्कूल चलाया करता था। ये ट्रेनिंग किसी और की नहीं बल्कि खास निंजास की होती है जो आगे चलकर अपने आप की पहचान बनाएंगे। बूढ़े आदमी यानी कि मास्टर ने कई सारे बच्चों को इसके लिए अपॉइंट किया था। इन सभी बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दी जाएगी और ये अपने अपने मकसद में कामयाब होंगे आगे चलकर। मास्टर तो अब उन सभी बच्चों के सामने एक दूसरे बच्चे को लेकर आते हैं जो किसी अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इसका नाम राइजो होता है और वो इन सभी के साथ मिलकर ट्रेनिंग करेगा। राइजो का चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था और अगले दिन तो उसी को ही ट्रेनिंग दी जा रही होती है। मास्टर सभी को यही बता रहे थे कि तुम सभी को ताकतवर बनना होगा। अगर तुम ताकतवर नहीं होगे तो बाकी लोग तुम्हारा वजूद ही खत्म कर देंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा ताकतवर बनो और किसी को भी अपने ऊपर मत जाने दो। मास्टर को सबसे ज्यादा होप राइजो नाम के उसी लड़के से था। इसीलिए अब वो उसकी एक टेस्टिंग ले रहे होते हैं जहाँ राइजो को फ्लोर के ऊपर बिना आवाज किए आगे बढ़ना था।
अगर जरा भी आवाज की तो वो अपने टेस्ट में फेल हो जाएगा। राइजो बड़ी चालाकी से आगे तो बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर आवाज हो गई। इससे ये पता चल रहा था कि राइजो अभी तक तैयार नहीं है। सजा के तौर पर मास्टर ने उसके पैरों पर बहुत मारना स्टार्ट किया, लेकिन चौंकाने वाली बात हुई कि राइजो जैसा वो छोटा सा लड़का रोता भी नहीं और उन सारे दर्द को सहते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके पैर से ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन वो रुकता ही नहीं और उस टेस्ट को वहीं पर खत्म करता है। यानी उसने बिना आवाज किए बड़ी आसानी से फ्लोर को पास कर लिया। इसी तरीके से राइजो को ट्रेनिंग मिलती रही और वो उस पूरे इन्वायरमेंट में बड़ा होता रहा। राइजो तो अब काफी बड़ा हो चुका था और उसकी ट्रेनिंग भी एकदम परफेक्ट चल रही होती है। उसने अपने मास्टर द्वारा बताए गए हर एक स्किल को एक्वायर कर लिया है जो एक परफेक्ट निंजा बनने के लिए जरूरी है। लेकिन राइजो को अपने ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं कि उसने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये सब राइजो अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, जहाँ हमें दो स्टूडेंट्स को एक दूसरे से लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है। उस मोमेंट पर राइजो के मास्टर ही सभी को ट्रेनिंग दिया करते। अब वो दोनों स्टूडेंट्स लगातार लड़ाई तो करते हैं, पर उनमें से एक हार चुका था। उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है और जैसे कि उसे फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मास्टर उसका इलाज करने के बजाय उससे जाकर और मारने लगते हैं। उनका मानना था कि अगर लड़ाई में हार गए तो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं रहना चाहिए और हारने वाले स्टूडेंट्स को पेन का एहसास होना चाहिए कि सामने वाला दुश्मन तुम पर जरा भी रहम नहीं करेगा। मास्टर ने तुरंत ही हारे हुए स्टूडेंट के बॉडी में एक जोर सा पंच मारा और उसे काफी ज्यादा डैमेज प्रोवाइड किया। उस हारे गए स्टूडेंट को तो एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसे खाने पीने की भी चीजें नहीं दी जाती। यानी मास्टर सिर्फ उसे इतना एहसास दिलाना चाहते थे कि हारना नहीं है। हारना एक सबसे बड़ी गलती थी जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते और यही निंजा की खासियत है। हमें तो अब राइजो भी दिखाया गया जो कि किसी दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई कर रहा था अलग अलग वेपन्स का यूज करके। सामने वाले स्टूडेंट के पास एक तलवार थी और वहीं राइजो के पास एक नुकीली चेन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीजों को भी काट सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये थी कि दोनों स्टूडेंट्स की आंखों पर पट्टी बंधी होगी। वो दोनों इतनी नुकीले वेपन्स का यूज करके एक दूसरे पर हमला करेंगे और किसी भी तरीके से बिना कट लगे उन्हें जीतना होगा। ये सारे टास्क सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जिसमें कि राइजो को रखा गया था। शुरुआत में तो वो दोनों स्टूडेंट्स काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं, पर राइजो ने अपनी स्किल्स का यूज करके उस नुकीली जंजीर से सीधा अपने सामने वाले अपोनेंट के पैर पर हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। यानी इससे साफ हो जाता है कि राइजो ये मैच जीत चुका है। मास्टर राइजो से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे और इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं। अब राइजो अपने थोड़े और बचपन के बारे में सोच रहा था कि उसके मास्टर किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते थे। मास्टर राइजो के साथ सारे स्टूडेंट्स को यही बता रहे होते हैं कि निंजा बनना सबसे गौरव की बात है। तुम्हें निंजा बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना होगा कि तुम अपने बॉडी पर कंट्रोल पालो। सिर्फ डर या घृणा को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें तो अपने बॉडी के अंदर की हर एक चीजों को कंट्रोल करना है। मास्टर तो अब अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाते हैं और उन सारे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कहते हैं कि अगर निंजा चाहे तो अपने बॉडी पर लगी हुई चोटों को ठीक कर सकता है। और ऐसा ही सेम मास्टर ने उन्हें करके दिखाया। यानी उनके बॉडी पर वो कट का निशान था ही नहीं, उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी की मदद से उसे ठीक कर दिया। यही सारी चीजें मास्टर चाहते थे कि उसके भी स्टूडेंट सीखे। राइजो अपने इस पूरे प्रोसेस को याद करते हुए आज के समय पर इतना बड़ा हो चुका था, फिर भी उसे कुछ कमी लगती है जो कि वो आइडेंटिफाई करना चाहता है। अब हमें मीका को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी केस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक एजेंट के घर पर पहुंची जहां लास्ट टाइम उसका मर्डर हो चुका था। एजेंट के घर पर उसकी वाइफ मौजूद होती है तो मीका उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ पूछने लगी थी। एजेंट की वाइफ पहले से बहुत डरी हुई होती है क्योंकि जब से उसके हस्बैंड का मर्डर हुआ है उसे भी कई सारे थ्रेट्स आने लगे हैं कि तुम भी मर जाओगी। लेकिन मीका उस एजेंट की वाइफ को भरोसा दिलाती है कि वो इस केस को सॉल्व करने ही आई है, लेकिन जब तक उसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब तो उस एजेंट की वाइफ ने सब कुछ बताना स्टार्ट किया कि उस मर्डर के पहले क्या हुआ था। दरअसल कुछ समय के बाद उसका हस्बैंड यानी कि एजेंट का बिहेवियर बहुत ही बदल गया। उसे किसी चीज का डर लगने लगा तो उसने सारे डोर लॉक्स कर दिए और अलग अलग सिक्योरिटी अलार्म्स लगा दिए थे। पेड़ों के ऊपर चारों तरफ कैमरास भी अप्लाई कर दिए गए होते हैं जैसे कि पूरी आर्मी हमला करने आ रही है। तब अगले ही दिन एक अनजान आदमी उनसे मिलने के लिए आया। वो कोई नौजवान था जिसने कि एजेंट के साथ बैठकर कुछ बातें की और फिर वो चला गया। ये चीजें अब किस तरफ लेकर जाती हैं उस एजेंट की वाइफ को नहीं समझ रहा था। मीका तो अब उस अनजान आदमी के बारे में पूछने लगी पर एजेंट की वाइफ को इसके बारे में नहीं पता होता।
अब तो मीका ने ये भी पूछ लिया कि उसकी मौत कैसे हुई। दरअसल एजेंट को लास्ट टाइम कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी तो वो घर से बाहर निकल गया था और उसी वक्त सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में किसी ने एजेंट के ऊपर हमला करके उसे मार दिया था और रिपोर्ट्स में सिंपली ये बताया गया कि किसी नुकीले हथियार से उस पर हमला किया गया है। ये नुकीला हथियार किसका है यही नहीं पता लगा पा रहे थे। एजेंट की वाइफ तो अब मीका को एक ब्रीफ केस की तरफ लेकर जाती है जहां उसके हस्बैंड ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखी थी। वो मीका को ये सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि उसने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स और एजेंट्स को इस केस पर काम करने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया था। मीका वो बहुत बहादुर लड़की है जो इस केस पर उसके बारे में पूछताछ कर रही है। अब मीका ने जब उस ब्रीफ केस के अंदर एजेंट के बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठा की तो उसे कई सारे फुटेजेस मिलते हैं। इस फुटेज को जब उसने प्ले किया तो उसमें लिटरली राइजो मौजूद था। राइजो उसके घर के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है और उसी ने ही शायद किसी के कहने पर एजेंट को मारा होगा। मीका अब राइजो के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालती है और एजेंट की वाइफ के बारे में भी पता करती है। कुछ समय तक रिपोर्ट तैयार करते समय उसके सामने अब एजेंट का एक कलीग आ जाता है। उसका नाम माइक था जो कि मीका से कुछ सवाल पूछने लगा कि तुम इस केस पर इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो, तुम्हें इससे भी बड़े बड़े केस मिल जाएंगे लेकिन ये तो एक छोटा सा केस है। वो एजेंट का साथी मीका के बारे में कुछ बोल रहा होता है जो उसके बॉस से रिलेटेड थी। मीका के बॉस का नाम मॉस्लो होता है जो कि इस कलीग का बहुत पुराना दोस्त था। अब एजेंट के उस साथी ने तो मॉस्लो के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन मीका बता देती है कि वो इतनी भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, वो सिर्फ काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अब ये सारी चीजें पूछने के बाद मीका शाम के समय मॉस्लो से मिलने चली जाती है। उसने तो सब बता दिया कि कैसे उस एजेंट के एक साथी ने तुम्हारे बारे में पूछताछ करने की कोशिश की। इस मोमेंट पर मॉस्लो मीका को यही बताता है कि हमारे सिस्टम के अंदर भी दुश्मन भरे पड़े हैं, हमें हर एक कदम बड़े अच्छे से लेना पड़ेगा। और अब मीका वही करेगी जो मॉस्लो कहेगा। हमें तो अब वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग दे रहा था अपने सारे स्टूडेंट्स को। मास्टर के सामने एक फीमेल स्टूडेंट मौजूद थी जो थोड़ी डरी हुई होती है। मास्टर तो उसे ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे अपने बॉडी पर कट लगाया जाए और उसे हील किया जाए, बट वो लेडी काफी डरने लगती है और उसी वक्त मास्टर को गुस्सा आया और उसने लेडी को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। लेडी बहुत ज्यादा रोती है और रात भर पिंजड़े में बंद रहती है। राइजो और वो लड़की जिसका नाम कीरी था वो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राइजो कीरी को समझाते हुए आता है कि तुम्हें मास्टर की बात मान लेनी चाहिए, वो जैसा कहे वैसा ही करना पड़ेगा। कीरी इन चीजों को बिल्कुल सह नहीं पा रही थी, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से भागने लगती है। उसने सोच लिया था कि वो इस पूरे स्कूल के अंदर नहीं रहेगी, उसे निंजा नहीं बनना। राइजो भी कीरी के पीछे आता है तो कीरी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, पर राइजो की डेस्टिनी तो एक निंजा बनना है, वो इसे छोड़ नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए अब कीरी ना चाहते हुए भी राइजो को वहीं पर छोड़कर खुद चली जाती है। राइजो अपनी बेस्ट फ्रेंड को वहां से जाते हुए सिर्फ देखता ही रह रहा था। यहाँ मीका ने भी उस पूरे ट्रेनिंग स्कूल के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया होता है जहाँ स्टूडेंट्स को निंजा बनाया जाता था। कोई ऐसा वैसा निंजा नहीं बल्कि ब्लैक निंजा जो सारी निंजाज में एकदम टॉप लेवल पर आते हैं। उन्हें हरा पाना एकदम से नामुमकिन होता था। हमें तो अब राइजो को दिखाया गया जिसके हाथ में मीका की फोटो थी, यानी वो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मीका को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। अब तो यहाँ मीका का बॉस जिसका नाम मॉस्लो था उसे कुछ बातें पता चली थी। वो तुरंत ही मीका के पास आकर उसे अपना सामान बांधकर एक हॉलिडे पर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मॉस्लो ने तो मीका को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए एक गन भी प्रोवाइड की थी जिससे कि वो बड़ी आसानी से शूट कर सकती है और उसे कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। मॉस्लो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ मीका ठीक रहे और उसे चोट न पहुंचे। थोड़े समय के अंदर जब मीका अपने घर पर पहुंचती है तो उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। ये अटैक ब्लैक निंजा के एक ग्रुप का होता है जो मीका को मारना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ राइजो आ गया और उसने मीका की जान बचाई। वो तो सारे निंजा को पीछे छोड़ते हुए मीका को एक कार में लेकर आ गया और वहाँ से दूर जाने लगा। मीका तो पहले बार में नहीं समझ पाती कि आखिर ये नौजवान लड़का है कौन। राइजो अपना नाम बताता है और अपनी पहचान भी बताता है कि वो किस जगह से बिलोंग करता है। उस मोमेंट पर जाकर मीका को समझ में आया कि ये तो वही है जिसे कि उसने वीडियो फुटेजेस के अंदर एजेंट के बैकयार्ड में देखा था। मीका को शुरुआत में राइजो पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता क्योंकि उसे लगने लगा होता है कि इसी आदमी ने ही एजेंट का कत्ल किया है, पर राइजो कहने लगा कि वो सारे निंजा तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करने यहाँ आया हूँ। मीका को भी नहीं समझ में आ रहा होता कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए।
इस मोमेंट पर राइजो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब एक एज होने के बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। राइजो के मास्टर जो कहते वो उसे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता। एक दिन इसी तरीके से मास्टर ने राइजो को कमांड दिया कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मार कर आ जाए। बताए गए टारगेट को राइजो चले जाता है और उसे खत्म करके वापस ला देता है और उसे खत्म करके मिशन पूरा कर देता है। मास्टर राइजो से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने आज तक जो भी कहा था राइजो ने उसे कंप्लीट किया है, यानी वो उनका सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। पर अब राइजो को सबसे कड़ा डिसीजन लेना था। मास्टर और उसके सभी साथियों ने तो कीरी को पकड़ लिया होता है। कीरी जिसने की स्कूल से भागने की जुर्रत की होती है वो एक अपराध का काम है। उनके सख्त उसूल थे कि अगर कोई भी स्टूडेंट बिना परमिशन के स्कूल से भागेगा तो वो एक अपराधी कहलाएगा, उसकी सजा होगी सिर्फ और सिर्फ मौत। तो इसीलिए मास्टर ने राइजो को आदेश दिया कि वो कीरी को भी खत्म कर दे। अब राइजो ये बिल्कुल नहीं कर सकता था क्योंकि कीरी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। उसने कीरी पर हमला करने के बजाय अपने मास्टर को ही मार दिया। अब सारे स्टूडेंट राइजो पर टूट पड़ते हैं क्योंकि वो एक दुश्मन का काम कर रहा था। इतने सारे ब्लैक निंजा से लड़ना राइजो की बस की बात नहीं, तो वो बहुत घायल होकर नीचे गिर जाता है पानी के अंदर। वहां से उसकी एक अलग ही जिंदगी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी वो ब्लैक निंजा की कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता था। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर राइजो मीका से सिर्फ इतनी मदद मांगता है कि उसे किसी भी हालत में अपनी फ्रेंड कीरी को ढूंढना है। एक सेफ जगह पर जाने के बाद मीका अपने बॉस मॉस्लो को कॉल लगाती है। मीका ने तो राइजो के बारे में सब कुछ बता दिया था और ये भी कहती है कि उसे राइजो पर भरोसा है। राइजो ने जो भी कहा है सच कहा है। मॉस्लो ने भी अब यहाँ मीका को अपनी लोकेशन बताई और कहा कि राइजो को मेरे पास लेकर आओ, मैं भी उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। मीका जब यहाँ मॉस्लो के पास थोड़ी देर में पहुंचती है तो पता चला कि मॉस्लो ने धोखा दिया है। उसने तो कई सारे एजेंट्स को वहां पर बुला लिया था राइजो को पकड़वाने के लिए। मीका इस बात से मॉस्लो से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने तो धोखा दे दिया। मॉस्लो को वही लगता था कि राइजो ही वही निंजा है जिसने अब तक के सारे कत्ल किए हैं, तो उसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। राइजो को वो सारे एजेंट्स पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। मीका यहाँ पर लगातार मॉस्लो को समझा रही होती है कि राइजो कोई बुरा आदमी नहीं है, उसने तो उसकी जान बचाई और अब वो आगे भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। असली खतरा तो हमें उन ब्लैक शैडो से है जो कि राइजो को बहुत पहले से मारना चाहते हैं। राइजो उनसे छुपता हुआ फिर रहा है क्योंकि उसने उनकी कम्युनिटी को छोड़ दिया, और जो भी ब्लैक निंजा की कम्युनिटी को छोड़ता है, चाहे वो उनका ही मेंबर क्यों ना हो, उसे बहुत बुरी तरीके से मरना ही होगा। मॉस्लो भी इस बात को समझ ही रहा था और उसने राइजो की मदद करने के लिए हाँ बोल दिया। मीका तुरंत ही राइजो के पास चली जाती है और उसे बताती है कि मॉस्लो हमारी बातों को समझ रहा है। बट सबसे खतरनाक वाली बात ये हो गई कि ब्लैक निंजास की पूरी टीम वहां अड्डे पर आ चुकी होती है। उसने तुरंत ही उतरकर अपने नुकीले वेपन्स की मदद से सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट किया। उन सोल्जर्स के पास बहुत एडवांस वेपन्स भी थे, लेकिन उन्हें चलाने का मौका ही नहीं मिलता और निंजा तो उन्हें एक एक बार में खत्म करते जा रहे थे। उनका मेन मकसद था राइजो को मारकर खत्म करना, क्योंकि वो एक दुश्मन है। मीका अब यहाँ पर जैसे ही इन चीजों को नोटिस करती है तो वो राइजो की हथकड़ियां खोलने चली गई, क्योंकि उसके भी पीछे एक निंजा आ रहा था। निंजा वहां पर पहुंच चुका होता है और राइजो भी आजाद था। राइजो किसी भी तरीके से मीका को बचाते हुए उस निंजा को मारता है और वहां से बाहर निकलता है। राइजो ने तो मीका को साफ कमांड दी है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और कार की मदद से सेफ रहो, वो इन सारे लोगों को संभाल लेगा। राइजो भले ही अकेला था पर उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। उसने सारे निंजास को एक न एक बार हराया ही होता है। इस समय वो एक साथ कई सारे निंजास से फाइट कर रहा था, जिससे कि वो काफी कमजोर हो गया। एक ब्लैक निंजा तो राइजो को मारने ही वाला था, पर मीका ने अपनी कार से उसे ठोकर मार दी, यानी उसने भी राइजो की जान ही बचा ली। राइजो के ऊपर जितने भी निंजा अटैक कर रहे थे उन्होंने सबसे पहले उसे खत्म किया और अब वो बेहोश हो चुका था। मीका राइजो की मदद करती है और उसके घायल होने के बाद उसे एक सेफ जगह पर लेकर आती है। राइजो की पूरी बॉडी पर बहुत गहरे घाव थे और मीका उसका ख्याल रख रही थी। मीका तो राइजो के बेहोश होने पर उससे बातें करती है कि उसने उसकी कितनी प्रोटेक्शन की है। इस जमाने में कोई इतना किसी के लिए करता ही नहीं। भले ही मीका एक न्यूज रिपोर्टर है और एक छोटी मोटी जॉब करती है, लेकिन वो ब्लैक निंजा की सच्चाई सामने लाएगी और राइजो को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगी। इसका प्रॉमिस वो राइजो से भी कर देती है। थोड़े समय में मॉस्लो और उसके पूरे सोल्जर्स की टीम ट्रैक करते हुए मीका के पास आ जाती है। उन्हें पता था कि मीका के पास ही राइजो मौजूद होगा, पर मीका सच्चाई बताती है कि वो सारे ब्लैक निंजा के लोग यहाँ पर कुछ देर पहले आए थे और वो सब तो राइजो को अपने अड्डे पर लेकर चले गए। हमें तो अब उन्हीं ब्लैक निंजास की टीम को दिखाया जाता है जो राइजो को पकड़कर अपने मास्टर के पास घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। मास्टर जिनका चेहरा बिगड़ चुका था राइजो के हमले से कई साल पहले, वो तो आज भी राइजो से बदला लेना चाहते हैं।
अगर वो चाहते तो राइजो को तुरंत ही मार देते, लेकिन उन्हें प्रूव करना था कि राइजो को कितना तड़पाया जाए कि आगे चलकर कोई भी इसके जैसी गलती ना करे। मास्टर ने तो अब राइजो को बहुत घायल करके बांध दिया और उसके पेट में अपना हाथ घुसाने लगे। ये इतना पेनफुल होता है कि राइजो किसी भी तरीके से उसे सह रहा था। सारे ब्लैक निंजाज ये देखकर मजे ले रहे होते हैं, बट इससे आगे वो कुछ कर पाती तभी वहाँ मिलिट्री सोल्जर्स की कई सारी टीम आ जाती है। उनके पास कई एडवांस वेपन्स थे जिससे वो निंजा पर हमला करने लगे। सारे निंजा अलग अलग जगहों पर चले गए होते हैं। मीका भी अब तुरंत ही वहाँ आकर राइजो को छुड़वाती है और अब राइजो निकल पड़ा था अपने ही साथियों को मारने के लिए। सोल्जर्स के पास बुलेट्स तो मौजूद थी पर वो ठीक से फायर नहीं कर पाती क्योंकि ये निंजाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब राइजो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तलवार लेकर अंदर आता है जहाँ उसने अपना पूरा बचपन ट्रेनिंग में गुजारा था। राइजो के सामने वही सारे ब्लैक निंजाज आते हैं जो उसके साथ ट्रेनिंग किया करते थे, यानी अब होगी एक घमासान लड़ाई। उन सभी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्हें भी नहीं दिखाई दे रहा होता। हर एक निंजा के पास नुकीले वेपन्स होते हैं और राइजो किसी भी तरीके से उनसे बचता है और उन पर हमला करता है। राइजो शुरुआत से ही इन सभी से ट्रेनिंग में बहुत अच्छा था और इस समय भी वो उन सभी पर डोमिनेट कर रहा होता है। एक एक करके राइजो ने सभी से बचते हुए उन्हें मारना स्टार्ट किया और आखिर वाले अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड से भी लड़ाई करता है। वो दोनों ऑलमोस्ट लेवल में इक्वल हुआ करते थे, लेकिन राइजो ने स्कूल से जाने के बाद कई और टेक्निक्स भी सीखी। उस समय वो उसी का यूज करता है और अपने उस आखिरी दोस्त को भी मार देता है। राइजो ने सबको खत्म तो कर दिया था, लेकिन अब उसके मास्टर बाकी थे। चाहे वो कितना भी लड़ ले, लेकिन मास्टर से तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता क्योंकि सभी स्किल्स मास्टर ने ही सिखाए हैं। मास्टर के सामने आने पर वो एक दूसरे से लड़ाई तो करते हैं, पर मास्टर ने उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया। वो उसके हर एक मूव्स को अच्छी तरीके से जानते थे और परखते थे। अब दोनों ट्रेवल करते हुए उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां मास्टर अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया करते थे, यानी कि वो प्लेस जहां बिल्कुल भी आवाज ना करते हुए आगे बढ़ना होता था। मास्टर जब बिना आवाज के आगे बढ़ते ही हैं, तभी राइजो ने उस पूरे फ्लोर को ही तोड़ दिया। वो जानता था कि मास्टर इसमें सबसे बेस्ट हैं, तो अगर फ्लोर ही नहीं रहेगा तो वो चुपके से आएंगे कैसे। मास्टर और राइजो के बीच में फिर से एक जंग होने लगी। उस जगह पर अब पहले से ज्यादा सोल्जर्स आ चुके थे जिन्होंने बचे हुए लोगों को भी मार दिया होता है। मीका भी अब तुरंत गन लेकर अंदर पहुंच गई होती है जिससे वो राइजो की मदद कर सके। राइजो ने यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया। उसे पता था कि मास्टर बूढ़े हो चुके हैं और उनकी मूवमेंट स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो कभी एक जगह होता तो कभी दूसरी तरफ। और एक अच्छा मौका देखकर उसने फिर मास्टर पर हमला किया और उसका हाथ ही काट दिया। मास्टर अब सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। मीका भी जब वहाँ उसकी मदद करने के लिए आती है तो पता चला कि मास्टर ने उसे एक ढाल बना लिया है। वो तो मीका को तलवार मारते हैं जिससे मीका वहीं बेहोश हो गई, पर राइजो इस मौके को छोड़ता नहीं और तुरंत ही मास्टर की बॉडी में तलवार डाल देता है। इस बार मास्टर बच नहीं पाए और वहीं पर मारे गए। अच्छी बात ये हुई कि मीका अभी तक मरी नहीं होती। राइजो मीका को लेकर अब धीरे धीरे बाहर आता है और कामना करता है कि वो उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगा। लास्ट टाइम उसने अपने बेस्ट फ्रेंड कीरी की बात नहीं मानी और उसके साथ नहीं गया। अगर वो दोनों निकल जाते तो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, पर अब इस पूरे ब्लैक निंजा के ग्रुप के खत्म होने के बाद राइजो के पास एक और चांस है अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने का। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।